आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी काव्य खंड के पाठ 7 जिसका शीर्षक है हिरोशिमा, इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पाठ का शीर्षक हिरोशिमा है और इस पाठ के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम अगे के नाम से भी जानते हैं, यानी इन्हें पुकार से अगे कहा जाता है। सबसे पहले इस पाठ के शीर्षक के बारे में जानेंगे। हिरोशिमा जापान का एक शहर है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो इसी पाठ के विषय में कवि ने कहा है। तो इस पाठ को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अगे का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से कवि का जन्म कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम बयंती देवी था और इनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। कवि ने अपनी आरंभिक शिक्षा लखनऊ में प्राप्त की, यानी कवि अगे ने लखनऊ में अपनी शिक्षा प्राप्त की। और कवि अगे काफ़ी भाषाओं को जानते थे, बहुत सारी हिंदी भाषा के अतिरिक्त बहुत सारी अन्य भाषाओं को कवि जो है जानते थे। और कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के या तो कवि या पत्रकार के रूप में, कथाकार के रूप में या विचारक के रूप में कवि का नाम काफ़ी विख्यात रहा है। कई देशों के विश्वविद्यालय में कवि ने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। विभिन्न देश के विश्वविद्यालय में इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा दी। 4 अप्रैल 1987 को कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे, जिनमें से प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इत्यादि प्रमुख पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। प्रमुख रचना के विषय में कहा जाए तो कवि की रचनाएं काफ़ी असंख्य रही हैं। इन रचनाओं में कुछ प्रमुख कहानियाँ, जैसे कहानियों में छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ कुछ कहानियाँ प्रमुख हैं। साथ ही काव्य रचना के विषय में कहा जाए तो भगनदूत, हड़ी, घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार इत्यादि प्रमुख रही हैं। इसके अतिरिक्त कवि ने उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, नाटक ये सारी रचना भी की हैं। इसके बाद हम लोग इस पाठ के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में कवि ने वर्णन किया है कि जब हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उस स्थिति में वहाँ पर क्या स्थिति घटी थी, क्या घटना घटी थी, इसका कवि ने चित्रण किया है। कवि ने बताया है कि कैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। और ये पाठ जो है कवि की कविताओं का समूह सदा नीरा से लिया गया है, यानी कवि के कविताओं का समूह सदा नीरा से इस पाठ को लिया गया है। अब हम लोग इस पाठ की पंक्तियों को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि कवि क्या करना चाहते हैं। तो पहली पंक्तियों में कहा गया है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। कवि कहते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, तो कवि कहते हैं ऐसा अनुभव हुआ जैसे मानो अचानक सूर्योदय हो गया है। इस सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये जो सूर्य उदय हुआ था, ये अचानक नगर के चौक पर इसका उदय हो गया था। और ये सूर्य सीधे नगर के चौक पे उगा था, हमारे वास्तविक सूर्योदय की तरह नहीं। जैसे कि वास्तविक सूर्योदय क्षितिज से होता है, किंतु ये क्षितिज से सूर्योदय ना होकर सीधे नगर के चौक पर हुआ था। कवि कहते हैं धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। तो कवि कहते हैं कि ये सूर्योदय हुआ था वो क्या है, इससे धूप भी हुई, किंतु ये जो धूप हुई थी ये अंतरिक्ष से नहीं आया था, यानी ये धूप जो है अंतरिक्ष से ना आकर सीधे नगर के चौक में आया था। और इस धूप के उत्पन्न होने के कारण था मिट्टी का फटना, यानी जो जब परमाणु बम फटती है तो वहाँ का जो सड़क था, मिट्टी थी, सभी जो है चारों तरफ धूल हो गई, चारों तरफ जो है गर्मी फैल गई और ज्वाला उत्पन्न हो गई। इसे ही कवि जो है धूप कहते हैं और कहते हैं कि ये ही जो है धूप के रूप में उत्पन्न हुई। आगे की पंक्तियों में कहा गया है, छायाएं मानव जन की
दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। तो इसका अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि जब परमाणु बम गिरा तो काफ़ी तेज मात्रा में प्रकाश और गर्मी उत्पन्न हुई, यानी परमाणु बम गिरने से बहुत तेजी से प्रकाश उत्पन्न हुआ, बहुत तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ, बहुत तेज गर्मी उत्पन्न हुई, और ये प्रकाश और गर्मी इतनी अधिक तेज थी कि मनुष्य की छायाएं बनी ही नहीं, और चारों तरफ सिर्फ मानव का विनाश हो रहा था। दसों दिशाओं में ये प्रकाश फैल गया, और जिस दिशा में ये प्रकाश फैल रहा था उस दिशा में सिर्फ मानव की मृत शरीर पड़ा था और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये जो सूर्य उगा था ये पूर्व दिशा में नहीं उगा था। कवि कहते हैं कि ये सूर्योदय हुआ था ये पूर्व दिशा में नहीं हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है, किंतु ये सूर्योदय पूर्व दिशा में ना होकर सीधे नगर के चौक पर हुआ था। आगे कवि कहते हैं काल सूर्य के रथ के पहियों के जीव अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। तो इसका अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि जैसे ही जो सूर्य था वो काल रथ पर सवार था, जैसे ही काल रथ का पहिया टूटता है, पहिया का अरे टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार से चारों तरफ विध्वंस फैलता है। यानी अरे का मतलब होता है यह पहिया के बीच में जो लकड़ी लगी होती है उसे अरे कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो सूर्य काल रथ पर सवार था उस पहिए का जब अरे टूटता है, मतलब कि जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो ये चारों तरफ विनाश बनकर विध्वंस बनकर दसों दिशाओं में मनुष्य की मौत बनकर चारों ओर फैल जाता है, और इस रास्ते उसके मार्ग में जो भी आता है वो सभी का क्या होता है, विनाश हो जाता है। आगे के पंक्तियों में कवि कहते हैं कुछ क्षण का बा उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। तो इसका अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि ये जो सूर्योदय हुआ था इसके उदय अस्त की घटना काफ़ी क्षण भर के लिए थी, कुछ ही समय के लिए थी। यानी तुरंत सूर्योदय होता है और उसके कुछ समय के बाद ही जो है वो सूर्य अस्त भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं परमाणु विस्फोट जब हुआ तो कुछ समय तक ही जो है इसका प्रभाव होगा। परमाणु विस्फोट तो कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन इसका जो ये प्रभाव पड़ता है ये काफ़ी लंबे समय के लिए पड़ेगा। लेकिन इसी को भी कवि बताते हुए कहते हैं केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। तो इसका अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि ये जो दोपहरी हुई थी ये बहुत ही कम समय के लिए हुई थी। सूर्योदय हुआ, दोपहर भी होता है, काफ़ी तेज मात्रा में प्रकाश फैलता है, काफ़ी तेज मात्रा में गर्मी होती है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश और गर्मी काफ़ी तेज मात्रा में पड़ी तो उस बीच में ऐसी स्थिति होती है, इतना तेज प्रकाश होता है कि इस बीच में लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते, पता ही नहीं चलता, कुछ दिखाई ही नहीं देता, सभी कुछ अदृश्य हो जाती है। आगे कवि कहते हैं छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। तो इसका अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि जब परमाणु विस्फोट होता है साधारण तौर पर मानव की परछाई लंबी होकर खत्म होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। परमाणु विस्फोट होने से मानव की परछाई लंबी होकर खत्म नहीं होती है, क्योंकि मानव ही नहीं रहा, मानव जलकर क्या हो जाता है, राख हो जाता है। मानव जो है भाप बन जाता है, भाप बनकर मानव मिट्टी में, वातावरण में अलग अलग स्थानों पर मिल जाता है। तो जब मानव ही नहीं रहा तो उसकी परछाई लंबी कैसे होकर खत्म होगी, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कहते हैं कवि छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजली सड़कों की गज पर। तो कवि आगे बोलते हैं कि मनुष्य की छाया तो आज भी है, मनुष्य की छायाएं आज भी है। ये मनुष्य की छाया झुलसे हुए पत्थर पर, टूटे हुए फर्श पर अभी पड़ी है। यानी इस झुलसे हुए पत्थरों पर और टूटे हुए सड़कों पर मनुष्य के शरीर के छोटे छोटे अवशेष पड़े हैं, उसका रक्त पड़ा है, यही मनुष्य की छाया के रूप में, गवाह के रूप में है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि कहते हैं कि ये जो सूरज था, ये जो सूरज है था, ये मानव का रचा हुआ था। यानी ये परमाणु बम मानव के द्वारा बनाया गया था, और इस परमाणु बम ने आज मानव को ही भाप बना दिया, मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया।
मानव के अस्तित्व का विनाश कर दिया, मानव के अस्तित्व को मिटा दिया। तो कवि कहते हैं कि आज ये जो पत्थर हैं, इस पत्थर पे मनुष्य की जली हुई छाया, इसके रक्त के अवशेष ये बताते हैं कि मानव का कितनी क्रूरता से विनाश किया गया है। ये मानव के साथ किए गए क्रूरता का साक्षी यानी सबूत है। तो इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, ये क्लास अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।